हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी आपका। तो बेटा आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन के आरटीपी की। दिसंबर 21 के लिए आरटीपी आ चुका ऑलरेडी। तो पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग का आरटीपी है। इसके बाद लॉ और बीसीआर वगैरह की बात की जाएगी। पहले हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं आरटीपी का। जिस तरह पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की फॉर्म में काफ़ी बार आ चुका है, तो वैसा ही सवाल यहाँ दिखाई दे रहा है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से भी क्वेश्चन है। रेक्टिवेशन का सवाल भी यहाँ दिखाई दे रहा है। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सारा, तो कोशिश करेंगे कि इसके 4-5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट इस पहले पार्ट में कवर करें। बाकी फिर आगे जैसे जैसे चलता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जी यहाँ से देखते हैं हम। स्टेट विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अ टैली ट्रायल बैलेंस कहता है अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, मतलब टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, means that the books of account have been prepared as per accepted accounting principle। बिल्कुल झूठ सर, ये तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूव है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसमें जेन्युइन फॉलो हुए हैं, साउंड प्रिंसिपल फॉलो हुए हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये ट्रायल आपका टैली हो जाए। तो सर इसमें तो आंसर यही होगा कि ये फॉल्स है। और ये ट्रायल का टैली होना सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ हम कह सकते हैं। बट इट डजेंट मीन्स कि जड़े अकाउंट्स हैं वो साउंड प्रिंसिपल्स पे और सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करके प्रिपेयर किए गए हैं। फिर भी इसको हम चेक करेंगे आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर के लिए ये फाइल यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा जा आगे चलते हैं, ताकि कोई चीज़ पेंडिंग ना रहे। जो बंदा वीडियो देख रहा है उसका काम सारा साथ साथ इसमें कवर होता जाए। ठीक है, आंसर उनसर सब यहीं देख लेने हैं। जहाँ कोई क्वेश्चन अच्छा प्रैक्टिकल होगा वहां मैं आपको ये भी कहूंगा कि भाई इसको सॉल्व करो साथ साथ। देखो जी, फॉल्स कह रहा ट्रायल बैलेंस ओनली चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो कई गलतियां कहते हैं जी इसमें रह सकती हैं। अब स्पेसिफिकली जो उसने एस्पेक्ट पूछा था, वेदर दे हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो आप ये भी आंसर में लिख सकते थे कि इट डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, कि विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल भी आपका ट्रायल टैली हो सकता है। कहता है रैशनल बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज टू टैली द ट्रायल बैलेंस। अब हमने देखा है कि कई बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में कि सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। ये कह रहा है कि उसके पीछे जो लॉजिक है वो ट्रायल को टैली करने का लॉजिक है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। तो इसका अब सही जवाब यही होगा कि ये भी फॉल्स है। तेरी रीजनिंग भी आएगी। रैशनल बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ सस्पेंस इज टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली बना सके, अकाउंट्स की क्लोजिंग कर सकें। और जो चीज़ें नहीं अब सेटल डाउन हो रही हैं उन्हें सस्पेंस में शिफ्ट कर दिया जाता है। देन उसके बाद जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्शन एंड रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस टुगेदर। इसका पहले थोड़ा लॉजिक समझ लो, कुछ भी इस पे इन्फ्रेंस ड्रॉ करने से पहले कि ये सही है या गलत है। लॉजिक ऐसे है बेटा जी, जैसे हमें ये सिखाया जाता है कि एक तो होता है रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, एक होता है डेप्रिसिएशन का खर्चा। अब ये जैसे इनिशियल ईयर्स हैं एसेट के, तो उसमें रिपेयर मेंटेनेंस जड़ा होता है ना वो कम होता है, मतलब रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा थोड़ा सा कम होता है। और डेप्शन का खर्चा डब्ल्यूडी मेथड से ज़्यादा आएगा स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे यहाँ भी कम यहाँ भी कम, फिर वो बढ़ने लग जाएगा, एसेट पुराना हो जाएगा, डेप्शन कम होती जाएगी। तो इन कॉम्बिनेशन, जैसे पहले ये कम, डेप्शन ज़्यादा, फिर आगे जाके लेटर ईयर्स में रिपेयर मेंटेनेंस ज़्यादा, डेप्शन कम। तो एक यूनिफॉर्म सा चार्ज, मतलब ये दोनों को जब मिला के चलो तो एक यूनिफॉर्म सा चार्ज आप अपने पी एंड एल को दे सकते हैं इस एसेट के रिगार्डिंग, मतलब कि उसकी डेप्रिसिएशन और रिपेयर मेंटेनेंस एक कॉम्बिनेशन बनाई रखेगी, एक इक्विलिब्रियम बनता रहेगा कि एक बढ़ेगा, एक पहले अगर हायर साइड पे है तो दूसरा कम है। अब जब दूसरा बढ़ना शुरू हुआ मतलब रिपेयर मेंटेनेंस, तो डेप्शन कम हो गई। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। एक बार आप दोबारा पढ़ लें। Reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge of depreciation and repair maintenance together। Yes sir, true तो बिल्कुल 100% true। अब इधर कैसे रीजनिंग लिखनी है, कि 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है नॉर्मली, रीजनिंग के बगैर नंबर बहुत थोड़े हैं। इन अर्ली पीरियड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स एसेट, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा रिलेटिवली लो होता है, क्योंकि एसेट नया है। चाहे घर पे जब हम गाड़ी खरीदते हैं नहीं, तो उसमें भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि शुरू में कोई खास रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है। वेयर एज इन द लेटर पीरियड, जैसे जैसे एसेट ओल्ड हो जाता है तो रिपेयर मेंटेनेंस खर्चे
बढ़ने लग जाते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स कंपोनेंट्स रिप्लेस होने लग जाते हैं, और इस सर्विसिंग कॉस्ट भी बढ़ने लग जाती है। अंडर डब्ल्यूडीबी मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज इज हायर इन इनिशियल पीरियड। जब मेंटेनेंस कम होएगी तो ये डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, एंड रिड्यूसेस कंटिन्यूसली इन लेटर पीरियड्स। दस डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर मेंटेनेंस बिकम मोर और लेस यूनिफॉर्म। मतलब कॉम्बिनेशन में अगर इन दोनों खर्चे के जोड़ को देखें तो कह रहा है कि मोर और लेस आपको यूनिफॉर्म दिखाई देंगे ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। इसके बाद जी अगला देखते हैं। फोर्थ, अ पार्टनरशिप फर्म कैन अक्वायर फिक्स एसेट इन द नेम ऑफ द फर्म। सर नॉर्मली जो हम पढ़ाई में पढ़ते हैं तो उस हिसाब से तो पार्टनरशिप फर्म की अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, पार्टनर के साथ ही है वो, तो पार्टनर के नाम पे जरूर खरीदा जा सकता है। पढ़ते हैं, चेक करते हैं, फॉल्स ही जाना चाहिए। हाँ जी, partnership firm cannot acquire the fixed asset in its name since it is not a separate legal entity. It acquires the fixed asset in the name of its partner, जिसको होल्ड वो करती है फॉर द यूज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। तो वो डायरेक्टली अपने नाम पे एक्वायर नहीं कर पाएगी क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कंपनी होता तो बात अलग होती। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल बी शोन एज अ लाइबिलिटी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट। ध्यान से पढ़िए, आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल की शेल बी शोन एज अ लाइबिलिटी इन करंट ईयर बैलेंस शीट। क्यों भाई, एट द एंड तक तो ये नॉर्मली पे होगी, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये रिफ्लेक्ट होएगी पिछले साल लाइबिलिटी थी इस साल भी लाइबिलिटी में आएगी। नहीं नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट में चाहे आ जाए, बट जो इस साल की प्रॉपर बैलेंस शीट बननी है उसमें तो भाई ये नहीं आएगी। तो आंसर इसमें फॉल्स है। इट शैल बी डिस्क्लोज एज ए करंट लाइबिलिटी इन ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग में भले ही दिखा लीजिए। और सुनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज all relevant and reliable info in accordance with the full disclosure principle। सर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जरूरी होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो अजम्पशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में जो यूज़ की गई हैं, उनका डिस्क्लोजर किया जाए, ताकि कि यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर एंड इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो इस मामले में स्टेटमेंट कोई गलत नहीं लगी, तो नॉर्मली इस पे ट्रू ही होना चाहिए। यस, financial statement must disclose all relevant and reliable info in accordance with full disclosure principle। फिर और आगे बढ़ते हैं। डेबिट नोट्स आर इशूड टू प्रिपेयर द सेल रिटर्न बुक। ध्यान से, डेबिट नोट आप किससे देंगे? सर देखो, अगर तो आपने सेल रिटर्न की है, अगर तो आपने सेल रिटर्न किया है तो दूसरी पार्टी आपको क्रेडिट नोट इशू करके देगी कि माल वापस आ गया भाई, अब आपसे हमने जो पैसे लेने हैं वो कम लेंगे। और अगर हमने परचेज रिटर्न की हो, परचेज रिटर्न उसके एंगल में हम कह सकते हैं डेबिट नोट वाली बात। सेल रिटर्न बुक में तो अब आप ये देखो ना कि भाई अब आपने सेल्स की, मैं दोबारा इसको हिसाब से समझाता हूँ कि हमने सेल्स की तो सेल रिटर्न आ गई हमारे पास। सेल करते हुए तो हमने डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, अब पार्टी ने माल वापस कर दिया, अब हम उसे डेबिट नोट कैसे इशू कर देंगे, और पैसे थोड़ा ना मांगेंगे। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो डेबिट नोट वाली बात तो ये गलत है। कहता है डेबिट नोट तो तब इशू हो सकते हैं जब आप परचेज रिटर्न बुक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, सेल रिटर्न के केस में नहीं, वहां तो क्रेडिट नोट में बात करें। बी आर एंड बिल्स पेबल बुक आर टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स, चलेगा, ओके। यस, दे आर टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक विच इज ऑल्टरनेट टू जर्नल। देन उसके बाद कहता है रिजल्ट्स एंड पोजीशन डिस्क्लोज्ड बाय फाइनल अकाउंट आर नॉट एग्जैक्ट। वो तो कभी भी नहीं, बड़े से बड़ी कंपनी में भी नहीं। कई तरह के एस्टीमेट, कई तरह की अजम्पशंस, चांसेस, एरर, ओमिशन, इन सब के रहते ही हैं, तो इस सब के रहते एग्जैक्ट कैसे कह सकते हैं। कहता दे आर बेस्ड ऑन, दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस अजम्पशंस, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, जजमेंट्स ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर देम, तो दे आर नॉट द एग्जैक्ट। मतलब कभी भी नहीं हो पाएगा जी, बड़ी से बड़ी कंसर्न में भी नहीं कह सकते कि हाँ जी ये 100% एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तरफ चलते हैं। कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम पे लिखना है यार, ये तो अपने आप पढ़ लेना, +1 से पढ़ते आ रहे हो, इस पे तो क्या पढ़ेंगे यहाँ। फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि जी यूनिफॉर्मिटी हो जाती है ट्रीटमेंट की, कंपेरेबिलिटी हो जाती है, इम्प्रूवमेंट आती है, तो ये सारा हमने पढ़ रखा। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन, जनरल एंट्रीज में से रेक्टिवेशन में से चांस बनता होता है क्वेश्चन का, वही डाला। Messr Sham and Textile find the following errors in the books of account before preparation of trial. ट्रायल बनाने से पहले यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सर ट्रायल बनाने से पहले जो गलतियां पकड़ी जाएं तो रेक्टिफाई करनी बहुत आसान है। परचेज की 4700 की टिम्बर एंड कंपनी से, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज जिंजर एंड कंपनी, वो भी 7400। डे बुक एंट्री हैज ऑल्सो बिन पास्ड इनकरेक्टली। सर इसमें अगर डिटेल में जाना हो तो राइट रॉन्ग रेक्टिफाई की टेक्निक से भी करवा सकते हैं ये तो। सर देखो राइट एंट्री की बात करो पहले। सर हमने परचेज की थी 4700 की टिम्बर एंड कंपनी से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 4700। क्रेडिट किसे देना चाहिए था आपको? सर जिससे खरीदा, और किसी का नाम का तो सवाल ही नहीं पता होता। किससे खरीदा? सर टिम्बर एंड कंपनी। परचेज अकाउंट डेबिट टू टिम्बर एंड कंपनी। लो सर 4700। अब गलती से आपने क्या एंट्री कर दी? राइट रॉन्ग रेक्टिफाई। क्लास में हमारी यही टेक्निक थी। सर जिंजर एंड कंपनी से रिकॉर्ड कर दिया, वो भी 7400। महाराज अमाउंट भी गलत लिखी जा रहे हैं आप तो, पूरा हैंग हुआ हुआ, ठीक है कह सकते हैं। तो एंट्री डाल दी यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट, टिम्बर की जगह आ गया जिंजर। जिंजर आजा भाई, जिंजर कितना? 7400। सर ठीक कैसे करेंगे? सर अभी कर देंगे, इसमें क्या है। सर रेक्टिफाइंग एंट्री की बात करें, कलर बदल दे, रेक्टिफाइंग एंट्री का फेवरेट कलर आ जाए रेक्टिफाइंग। सर जिंजर तो रॉन्गली क्रेडिट हो रखा है, उसने तो डेबिट होना ही होना, उसको तो कोई बचा नहीं सकता। जिंजर अकाउंट डेबिट 7400। सर अब आपके टिम्बर ने बेचारे ने क्रेडिट मांगना कि भाई माल तो मैंने बेचा था, मेरे वो क्रेडिटर मान लो। लो भाई साहब आ जाओ आप। परचेज अकाउंट ज्यादा ही डेबिट हो रखा है, 74 माइनस 47, कितना डेबिट ज्यादा हो रखा है? सर 2700। उसको क्रेडिट दे दें, परचेज को 2700 क्रेडिट कर दें। तो आपने एंट्री ये की है, हम कह रहे हैं ये एक एंट्री कर लो तो रेक्टिफाई हो जाएगा। जिंजर गेम से बाहर हो जाएगा, टिम्बर गेम में एंट्री ले लेगा, 4700 क्रेडिट होगा। परचेज जो ज्यादा डेबिट हो रखी है वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो आंसर सिर्फ इतना भाई, वो सिर्फ वो मेकिंग है, क्योंकि सीधी एंट्री बोलना हमारा स्टाइल नहीं है, एंट्री की मेकिंग समझाना हमारा स्टाइल है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री में जिंजर डेबिट, टिम्बर क्रेडिट, एक्स्ट्रा परचेज रिमूव्ड, डन। और आगे बढ़ते हैं सर। सेल ऑफ 9500 टू अमन ब्रदर्स वाज रिकॉर्डेड इन मनन ब्रदर अकाउंट 5900। अब सेल में मिलती जुलती एंट्री, मतलब गड़बड़, मिलती जुलती गड़बड़ कहना चाहिए था। डे एंट्री बुक हैज ऑल्सो बीन इनकरेक्टली। तो यदि भी मेकिंग में चलते हैं, फिर इंस्टीट्यूट कैसे कर रहा है वो चेक कर लेंगे। लो सर पहले रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री सच, फिर रॉन्ग, फिर रेक्टिफाई। अभी समझ लेते हैं। सर ये पहले आप पढ़ो, आप क्या कहना चाहते हो। सेल 9500 अमन ब्रदर्स को हुई थी, तो अगर सही रिकॉर्ड करते तो अमन ब्रदर टू सेल होना था। अमन अकाउंट डेबिट, अमन ब्रदर आप पूरा लिख लेना, टू सेल। और ये डलनी चाहिए थी एंट्री 9500 की। बिल्कुल सर। अब ये एंट्री इन्होंने गलती से रिकॉर्ड कर दी मनन ब्रदर के अकाउंट में 5900, तो मनन टू सेल की एंट्री होगी 5900। मनन अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री होगी सर 5900 की। अब कीजिए सर ठीक। सर देखिए अमन को कुछ नहीं पता, अमन कहेगा मेरे को भाई डेबिट मिलेगा यहाँ पे। वैसे तो अमन चाहे ना भी गए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पर हम कहेंगे बेटा तू तो डेबिट होगा। मनन कहेगा भाई मैं किस बात का डेटर यार तुम्हारा। तो मनन को करो क्रेडिट, गलती से डेबिट हुआ वो। तो सेल पे थोड़ा जा ध्यान दें, सेल सिर्फ 5900 ही क्रेडिट हुई है, 95 होनी चाहिए थी। कितना फर्क पड़ गया सर? ये 3600 का फर्क पड़ गया। टू सेल्स लिख लें। ये देखो, फिर कॉन्सेप्ट को समझा भी करो। किसी ने ये एंट्री करनी थी, ये तो उसने की ही नहीं, ये करके बैठ गया। हम कह रहे हैं कि भाई तूने ये कर रखा है, ये तूने कर रखा है, अब ये कर ले, सही हो जाएगा।
मनन इसमें डेबिट हो रखा है, जिसके अपना कोई लेना देना नहीं, मनन खत्म। सेल इसमें 5900 क्रेडिट हुई हुई है, सेल अकाउंट को कुछ नहीं है, जहां मर्जी से हो, क्रेडिट तो आया है। 95 होना चाहिए, 3600 और दिलवा दिया। अमन डेबिट होना चाहिए था, दिलवा दिया। देखो जी, रेक्टिफाई एंट्री देखो, अमन ब्रदर डेबिट, सेल क्रेडिट टू मनन ब्रदर। समझ के करें सर, वैसे तो आप सब ये +1 में भी करते रहे हैं, बट अगर आपकी टेक्निक थोड़ी सी ऐसी है कि भाई आप इसमें ओरली ही बनाते हैं, और या तो आप बहुत बढ़िया है, सब ओरल कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है सर, फिर हम आपको कुछ नहीं करें। बट जब तुक्के मारते हैं हल्के हल्के, तो कभी वो ठीक बन जाता है, कभी नहीं, तो प्लीज वो हरकतें छोड़ दो। डिस्काउंट अलाउड 230 एज पर द कैश बुक हैज बिन पोस्टेड टू द कमीशन अकाउंट। ले अभी डिस्काउंट का खर्चा कितना कमीशन में डाल दिया, वाह जी वाह। बट द कैश बुक टोटल 320 because discount allowed to of 90 to अमन has been omitted। तो काफी गड़बड़ है यहाँ पे। 230 जो डिस्काउंट है वो कमीशन में डाल दिया। फिर एक अमन है बंदा जी, उसका आपने एंट्री कोई करी ही नहीं है। कैश बुक टोटल शुड बी 320, कहता 320 होना चाहिए था, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड टू अमन जो है वो रह ही गया। फिर अब ठीक कैसे करें सर? एक बात तो पक्की है कि रेक्टिफाइंग एंट्री में डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट होएगा ही होएगा, कोई इट्स एक्सपेंस, और वो 320 होएगा। अब कमीशन में चला गया था डिस्काउंट, तो 2 कमीशन खत्म करो, कितना सर? 230 गलत हो गया था वहां। बाकी डिस्काउंट टू अमन 90 की एंट्री हो गई। तो ये आप यहाँ रेक्टिफाइंग एंट्री में देख सकते हैं मेरे पास 320, 230, 90 बिल्कुल सही है। चेक ऑफ 6400 ड्रॉन बाय अमन ब्रदर हैज बीन डिसऑनर्ड बट रॉन्गली डेबिटेड टू द मनन ब्रदर्स। सर अगर अमन चेक डिसऑनर कर रहा था तो अमन टू बैंक की एंट्री होनी चाहिए थी। अमन टू बैंक राइट एंट्री थी, आपने मनन टू बैंक कर दिया। अब रेक्टिफाइंग क्या बनेगी सर? अमन डेबिट टू मनन। ये सौखा, इसमें कोई शक नहीं है, ओरली हो सकता है, ये चीज होगी। कहता ऑल द एरर्स आर टू साइडेड नेचर, ट्रायल बैलेंस विल टेल यू इवन इफ द रेक्टिफिकेशन आर नॉट डन। शायद इंस्टीट्यूट ने ट्रू फॉल्स वाले में जो एक सवाल हमारे से पूछा था कि ट्रायल का टेली होना कितना प्रूफ होता है, उसका जवाब यहाँ भी देने की कोशिश की है। कहता अब ये इतनी गलतियां हो रखी हैं, आपका ट्रायल टेली हो जाए ना, चाहे आप रेक्टिफाई ना करो, तो ट्रायल का टेली होना वाकई कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देयर कैन बी सो मेनी एरर्स जो अनट्रेस्ड जा सकती हैं ट्रायल के टेली होने के बावजूद भी। ये यहाँ इन्होंने ये चीज़ पूछी थी भाई, तभी इंस्टीट्यूट स्पेशली लिख रहा, मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, तो ये चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी जरूर जो उन्होंने लिखा। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। सर ये दो बड़े प्यारे टॉपिक हैं आपके, जो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं, और एक ये फ्रेमवर्क में भी आपके पास आ जाता है। कैपिटल रेवेन्यू से भी सवाल बहुत आते हैं, और हमारा ये रेक्टिफिकेशन तो है ही इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं, वैसे तो आपको पता है एंड्यूरिंग नेचर के जो खर्चे होते हैं कैपिटल नेचर के बने जाते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, वन टाइम होते हैं। फिर जब एसेट्स को मेंटेन करने में खर्चा होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। लीगल फी ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, यस इट्स अ वन टाइम और एंड्यूरिंग नेचर है, वन टाइम ये आपने पे करना है, तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर रहेगा। पता करते हैं, लीगल फी ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड कैपिटल, कैपिटल का दर्जा दिया गया इसे। कंप्लीट रीपेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, नॉर्मल अपकीप है। अब जैसे बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई है, सीलन लग चुकी है, तो पेंट पूंट कराया नहीं गया काफ़ी सालों से, पेंट करा दिया पूरी बिल्डिंग को, तो उससे अब बिल्डिंग की कोई यूटिलिटी थोड़ी ना बढ़ती है, स्पेस नहीं थोड़ी ना ऐड होती है, फंक्शनैलिटी थोड़ी ना बढ़ती है। साफ सफाई जैसे एक बिल्डिंग ऑफिस दफ्तर होना चाहिए वो लुक को दी वापस आ जाती है। तो इट्स एन एक्सपेंडिचर टू मेंटेन इट, ये आपको कोई नए बेनिफिट्स नहीं दे रहा है, तो इट विल बी ऑफ रेवेन्यू नेचर। प्लस हम चेक कर लेंगे, ये रहा जी रेवेन्यू नेचर। और देखिए सर, बिल्डिंग पेंट हो गई है, आगे बढ़ते हैं। रीपेंटिंग ऑफ डिलीवरी वैन, आपने कोई डिलीवरी करने के लिए व्हीकल रखा हुआ, उसकी रीपेंटिंग करा दी, पेंट आपने बिल्डिंग को भी करा दिया, तो वैन भी बड़ी पुरानी हो गई थी डिलीवरीज कर करके सामान रख रख के, तो बेटा उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे वैन की कोई लोडिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, वैन की कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही, कोई स्पीड नहीं बढ़ रही, वैसे की वैसी रहेगी, पुरानी थी, डेंटिंग पेंटिंग करा दी है, तो भैया रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, आप चेक कर सकते हैं। ये लीजिए रेवेन्यू नेचर।
अब उसके बाद प्रोवाइडिंग ड्रेनेज फॉर अ न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट। हमने कोई नई वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट लगाई है, तो इसमें ड्रेनेज बनानी पड़ी है कि पानी कहाँ से जाएगा, ड्रेन आउट होएगा। तो कई बार उसमें आपने पता ही है कि भाई फिटिंग फिटिंग करानी पड़ती है, पाइपें लगवानी पड़ती हैं ताकि यहाँ से पानी ड्रेन आउट हो जा करेगा। तो ऑब्वियस है जब कोई नई इक्विपमेंट आप लगाएंगे और उसमें ड्रेनेज पे जो भी खर्चा होगा, जैसा भी खर्चा होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। उस इक्विपमेंट के कंटेक्स्ट में हुआ खर्चा ही माना जाएगा। उस इक्विपमेंट को राइट टाइप से यूज करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो भाई ये नो डाउट कैपिटलाइज होने वाला है, बाकी आप चेक कर लीजिए। ड्रेनेज फॉर न्यू कैपिटल इक्विपमेंट, न्यू इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। और देखते हैं, कैरेज कॉस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ पीस ऑफ मशीनरी। आपने कुछ पार्ट रिप्लेस किया मशीनरी का, जिस तरह मतलब कोई कंपोनेंट है, कोई मोटर है या कोई और पॉइंट्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, तो उसको लाने में ना कैरेज कॉस्ट लगती है। सर रिप्लेसमेंट जब पार्ट की होती है या कंपोनेंट की होती है, वो इटसेल्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो मशीन को मेंटेनेबल रखती है। अब उसमें जो कैरेज लगेगी लाने में, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगी। तो चेक कीजिए, ये भी रेवेन्यू की तरफ जाएगा। ये देखिए जी। इसके बाद जी इन्होंने अगला क्वेश्चन आपको डाला है कैश बुक में से। वहाँ पेटी कैश बुक बनाने के लिए कहा है इम्प्रेस सिस्टम पे। उसमें कई हेड्स आपको खोलने होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत वहाँ मेरे को नहीं लगता होएगी। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक फ्रॉम द इम्प्रेस्ड अकाउंट इम्प्रेस सिस्टम ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। 1 लाख रुपया रिसीव हुआ पेटी कैश के लिए। आइडिया ले लें क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। टैक्सी फेयर, कार्टेज, कुरियर, वेजेस, स्टेशनरी, रिपेयर, ऑटो फेयर, कार्टेज, कुरियर, कार्टेज। तो कैरेज आप देख रहे हैं काफ़ी बार है। तो पैटी कैश बुक आप सबको बनानी आती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, +1 में तो काफ़ी बनाते रहे हैं। तो रिसीप्ट 1 लाख से स्टार्ट होता है, डेट आ रहा है। देन उसके बाद जी पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल। अब यहाँ इन्होंने दिखाया है कि भाई जैसे कन्वेंस का हेडिंग, कार्टेज का हेडिंग, स्टेशनरी, कुरियर, वेजेस। तो फिर जो ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहे हैं उनके लिए भाई आपने रख दिया है सन्ड्रीज। ठीक है जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला खर्चा कौन सा है, इसमें ये चीज़ चेक करेंगे। कैश तो यहाँ आ गया रिसीट में। अब खर्चे पे करने हैं। पहला खर्चा, सर देखिए हमने टैक्सी का किराया दिया, कन्वेंस में डाल दें। कन्वेंस की एंट्री होगी 2,000 रुपये की, बिल्कुल ठीक। फिर सर उसके बाद हमने कार्टेज पे की है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। कार्टेज अलग हेडिंग है, कुरियर अलग हेडिंग है। ठीक है जी, वो वहाँ चला जाएगा। ऐसे ही फिर आपकी वेजेस पे हो रही हैं, तो वेजेस भी अलग हेडिंग है, फिर स्टेशनरी भी है। यहाँ तक तो आप देख रहे हैं सारी अलग अलग हेडिंग्स एक्टिवेटेड है। रिपेयर्स इन्होंने अलग से नहीं बनाया, तो सन्ड्रीज में जा रहा है। कन्वेंस फिर आता है, तो फिर वहीं कार्टेज, फिर वहीं कोरियर अपनी जगह। तो इस तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं इस सारे को। जो सीधी सी बात है यार। अब होता क्या है कि सर इस पेटी कैश में आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ 68,800 खर्च हो गए हैं। तो यू आर लेफ्ट विद 31,200। तो इसको टॉप अप करना पड़ेगा जी आपको, दोबारा 1 लाख पे लाना पड़ेगा, इतना पैसा और डाल के। तो वो आपको पता ही है। तो ये एक बार कॉपी पे बना के देख लें तो वो बढ़िया है। क्योंकि ऐसे तो चलो जी हाँ हाँ हो जाती है, बट ये जिस तरह कैश बुक है, ये फाउंडेशन पे कोई ज़्यादा एक्टिव टॉपिक नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। तो अगर उस वक्त आपको पेपर में आ जाए ना, तो बेटा डोंट बी सरप्राइज कीजिए, आपको उस वक्त इसमें भी डाउट आ जाते हैं बंदों को। ओ यार वो कैसे होता था, क्या करना था। तो इसलिए पेटी कैश वाला ये सम बना के देख लो। अब कहते हैं यहाँ क्लासीफाई करें एरर्स अंडर दी 3 कैटेगरीज की। ओमिशन एरर है, कमीशन एरर है, या एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सर सेल ऑफ फर्नीचर को सेल अकाउंट में डाल दिया सर, ये तो कैपिटल नेचर की रिसीट को रेवेन्यू मान लिया। तो ये तो प्रिंसिपल हिल गए भाई। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन, रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपरली बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड। पोस्टिंग एरर होगी, ओमिशन एरर मानी जाएगी, एरर ऑफ ओमिशन। देन उसके बाद आता है गुड्स वर्थ 5,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज ₹500। अब ये ओमिट नहीं हुआ, रिकॉर्ड हुआ है, पर अमाउंट गलत हो गया। अमाउंट गलत हो गया तो एरर ऑफ कमीशन। ठीक है जी। तो इस तरह की ये छोटी छोटी बातें हैं, और भी दो चार हैं, देख लेते हैं। परचेज गुड्स वर्थ 4,500 फ्रॉम मिस्टर एक्स, नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड तो एरर ऑफ मिशन। क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू दी परचेज बुक। अब इसमें प्रिंसिपल वाली बात नहीं है, कमीशन वाली बात है।
क्योंकि है तो दोनों रेवेन्यू आइटम्स ही, तो एरर ऑफ कमीशन। तो इस हिसाब से भाई आपने ये भी कर लेना है। इजी है, अभी तक कोई ज़्यादा धमाकेदार क्वेश्चन मिले नहीं। रिकॉन्सिलेशन का सम भी प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, हो जाएगा। 31 मार्च 2021 पासबुक ऑफ अ ट्रेडर शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1565। पासबुक में क्रेडिट है तो इसका मतलब आपका पैसा बैंक में है, जमा है, ओवरड्रॉन नहीं है। पासबुक बैलेंस वर डिफरेंट फॉर दी फॉलोइंग रीजंस फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस। तो आपको एंड में कहा गया कि आप एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना दें। ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने कैश बुक में कितना है वो बताया नहीं है, कई बार वो भी बता देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ में यहाँ सॉल्व करूंगा, ज़्यादा सजाने वाली बात नहीं करूंगा। बैलेंस एज पर पासबुक है, हमें इसे बैलेंस एज पर कैश बुक पे ले जाना है। बैलेंस एज पर पासबुक है 15,65,000, 15,65,000। बहुत ही सिंपल, प्लस माइनस लगा लिया हमने। देखते हैं जी कैश बुक की तरफ कैसे पहुंचेंगे। लीजिए सर, चेक इशूड टू एक्स फॉर 60,000 एंड वाई फॉर 384 वर नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन ये जो बैलेंस है ना, इसमें चेक लगाए नहीं हुए। हमने बंदों को चेक इशू कर दिए, पार्टियों को जिनको क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी ना, चेक दे दिए। हमने एंट्री कर दी होगी वहीं पे एक्स टू बैंक, वाई टू बैंक, बट ये चेक लगवाए नहीं गए बैंक में। तो ऑब्वियस है कि इस वक्त हम कह सकते हैं कि जो कैश बुक में बैलेंस है, कैश बुक में जो बैलेंस है वो बैंक पासबुक से कम होगा। तो अगर आप इसको कैश बुक से रिकंसाइल करना चाहते हैं तो इस अमाउंट से इतना इतना पैसा माइनस कर लीजिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। क्योंकि हम इस बैंक वाले से ना कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो हमें पता है कैश बुक में माइनस हुए हुए हैं, इधर माइनस नहीं हुए हुए। तो अमाउंट्स हम देख लेते हैं बेटा जी, कितने कितने। सर 60,000 और 384, तो दिस इज 60 प्लस 384, ये हमने यहाँ लिख देना। तो ये 444 हो गया जी, बिल्कुल जी। उसको आप लिख पूरा अच्छे से लेना जैसे भी है। अब सर और अगला पॉइंट, बैंक वालों ने 350 रुपये बैंक चार्ज लगा दिया। ठीक है, जेड कोई हमारी पार्टी है जिसने डायरेक्टली इतना पैसा बैंक में जमा करा दिया है, बट ये सारी घटनाएं कैश बुक में नहीं घटी। तो बैंक वालों ने 350 रुपये माइनस किए हुए हैं बैंक चार्जेस के, बट कैश बुक में हमें अभी तक बैंक चार्ज को रिकॉर्ड नहीं किया है। तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा इस वजह से। तो हमें इस बैंक के कंपैरिजन में जब कैश बुक तक पहुंचना है, पासबुक से कहाँ पहुंचना है, कैश बुक तक, तो बैंक चार्जेस हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये चार्जेस यहाँ पे आए हैं और वहाँ नहीं है। कितने अमाउंट के सर, 350। ऐसे ही सर हमारा एक डायरेक्ट डिपॉजिट कर गया कस्टमर कुछ पैसा, बैंक में तो क्रेडिट हो गया है पर कैश बुक में इसके बारे में पता ही नहीं है। तो ये जो बैलेंस बैंक का यहाँ पेयर हो रहा है, इसमें वो डायरेक्ट डिपॉजिट है, बट कैश बुक में अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमारा एम है यहाँ से कैश बुक तक पहुँचना। तो जैसा कैश बुक में हो रखा बस वैसा वैसा करते जाएं। तो ये 1816 रुपये भी हमें हटाने पड़ेंगे। हटा दिए सर। और देखिए सर, 2 checks, one from A for 515 एंड अनदर चेक फ्रॉम बी 12,500 कलेक्ट हो गए इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, दो देवर बैंक्ड ऑन दिस डेट। अब ये समझिए ध्यान से, 31 मार्च का ये बैलेंस है। दो चेक आए 25 मार्च को, हमने बैंक में लगवा दिए, मतलब हमने कैश बुक में एंट्री डाल दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। एक ए से था एक बी से था, पर क्लियर होने में लगा टाइम। मतलब कैश बुक में वो पैसा ऐड हो गया, बैंक तभी क्रेडिट देगा जब क्लियर होगा। तो एज ऑन 31 मार्च दिस बैलेंस डज नॉट इंक्लूड दीज टू थिंग्स। ये दो चीजें इसमें नहीं है, बट कैश बुक में ये इंक्लूडेड है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। क्योंकि हमें बैंक वाले बैलेंस से कैश बुक तक पहुंचना है, ये ध्यान रखें बस। तो सर ये डिफरेंस यहाँ पे होगा 515 और 12,500 का। तो 515 भी आएगा और 12,500 भी आएगा, ये लीजिए सर। और देखिए फिर क्या होता है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक नहीं, अलाउड, क्योंकि बैलेंस हमारा जमा है तो वहाँ वो इंटरेस्ट हमें देंगे। पर ये इंटरेस्ट की भी नॉलेज हम यही मान के चलते होते हैं कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया है बट कैश बुक में नहीं है। तो अगेन दिस थिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बट नॉट इन कैश बुक।
तो इंटरेस्ट आप माइनस कर देंगे। कितना इंटरेस्ट सर? सर 4500। हिसाब किताब लगा लीजिए। 15,65,000 प्लस 350, 515, 12,500 माइनस 444,000, 1,816 माइनस 4,500। सर ये आया 1642,534। एक बार इंस्टीट्यूट के साथ भी चेक कर लें। ये चेक कर लेते हैं यहाँ से। ये सर थोड़ा आप आगे आ गए। 1642,534 बिल्कुल जी। प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, वो तो आप अच्छी तरह बनाओगे पेपर में। इजी टॉपिक है सर। अगला क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से अगला सवाल है। ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी इजी माने जाते हैं, बट एज कम्पेयर्ड इन्वेंट्री में कई लोगों की फिर भी ज़्यादा एज लगती है एज कम्पेयर टू दिस। ये बीआरएस तो बहुत इजी है। तो आओ सर इसको समझें पूरे को। सबमेरीन लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड हाफ ईयरली। कहते हैं हम कोई स्टॉक रिकॉर्ड नहीं रखते, बट हम इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट करते हैं हाफ ईयरली बेसिस पे, और वैल्यूएशन कॉस्ट पे की जाती है। कंपनी का ईयर एंड होता है यहाँ पे, हाफ ईयर एंड हुआ होगा 30 सितंबर को। देयर अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड टू दैट डेट। स्टॉक वैल्यूएशन टेकन ऑन 31 मार्च 21 वॉज ओवर मिसलीडिंग। लो जी, अब ये भी मिसलीडिंग लग रही है। यू हैव बीन एडवाइज टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक ऑन दिस डेट। कहता बेटा आप जरा बताओ, क्योंकि हमारा ना ठीक से हुआ नहीं उस दिन। स्टॉक फिगर आपको पुरानी दे रहे हैं, कह रहे हैं 30 सितंबर 2020 की फिगर दे देते हैं और कुछ और डाटा दे देते हैं। पहले इसकी स्टोरी को थोड़ा सा समझ लें, कैप्चर कर लें माइंड में, फिर चलते हैं। देखो इनका ऐसा है, ये ईयर इन्वॉल्व है 1/4/2020 और 31 मार्च 2021 पे ईयर ने एंड होना। मिड ईयर यहाँ आता है जी 30 सितंबर 2020। ये कंपनी 6 महीने बाद स्टॉक वैल्यूएशन करती है। यहाँ की वैल्यू पता है, उस पर इतना शक भी नहीं है। ये जो यहाँ की वैल्यू है 30 सितंबर की, वो है जी बेटा 240। लिख लो सर 240। यहाँ वाली वैल्यू पे पता नहीं कुछ डाउट्स है, तो वो चाहते हैं कि उसकी बात ना ही करें, आप इस वैल्यू से यहाँ तक पहुँचा दें। मतलब इस वैल्यू को बेस लेके 31 मार्च 2021 तक का सफ़र तय करवा दें। तो आपका काम क्या होगा कि इन 6 महीनों में जहाँ से स्टॉक इनवर्ड आया आया हमारी तरफ, तो आप ऐड करेंगे, गया है बेचा है तो माइनस करेंगे। पर रहेंगे बहुत ही अलर्ट, क्योंकि इनमें गलतियां बहुत होती हैं, आपको पता ही है। चलो अब देखते हैं, गलतियां पकड़ते हैं। 30 सितंबर का स्टॉक 240 है। इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले इसे यहाँ लिख दिया कि बेटा जी 240 तो ये आपका 30 सितंबर का बेस है। अब बाकी की एडजस्टमेंट आराम आराम से हम समझेंगे। कहते हैं 30 सितंबर को ही स्टॉक शीट शोड दी फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। अब जिस स्टॉक को हमने बेस मानना है 240, हमने कहा जी हम थोड़ा इसे चेक करना चाहते हैं कि इधर आप डिटेल तो दो ना, कि ये फिजिकल इन्वेंट्री जब काउंट की होगी कहीं लिखी तो होगी ना, शीट्स तो बनाई होंगी कि इस इन्वेंट्री के इतने डब्बे पड़े हैं, ये रेट है, वो दो जरा। तो उन्होंने दिखाया हमें, फिर हमने उसे खोला। कहता है एक हमने देखा कि एक पेज का टोटल 15,000 है, हैड बिन कैरी फॉरवर्ड टू समरी शीट एट 16,000। मतलब जिस तरह डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंट्रीज के ना पेजेस बनते हैं कि इतने यूनिट इसके हैं, ये रेट है, ऐसे उसका टोटल 15,000 था। फिर एक समरी शीट बनती है कि अच्छा जी फलानी इन्वेंट्री, वहां ये 16 लिख दिया। वाह जी वाह, तो 1,000 रुपये तो सीधे ही बढ़ गए इससे, सीधे ही 1,000 रुपये बढ़ गए। तो ये तो माइनस करने पड़ेंगे, ये तो स्टॉक में शुरू में ही गड़बड़ है। तो सरकार ने सर माइनस किए। बिल्कुल, क्यों नहीं माइनस करेगी सरकार। ये देखो 240 ही गलत है, 1,000 रुपये पहले यहाँ माइनस हो गए। आप ऊपर भी उसे कर सकते थे, पर इन्होंने ज्यादा ठीक रखा है, जैसे हम भी रखते हैं कि ऐड और लेस है, तो जो लेस है वो नीचे ही प्रॉपर तरीके से। ये नहीं कि पहले मैं इसी को ठीक करूं, ठीक है ऐसे सही है। और देखो जी, फिर कहते हैं एक पेज का हमें ये लगा कि अंडर कास्टिंग हुई है 600 रुपये से। एक आपने जी टोटल आगे कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा करा दिया है, एक पेज आपका ठीक से अंडर कास्ट, मतलब उसमें चीज़ें शायद ठीक लिखी ही नहीं गई। तो बेटा 600 रुपये वैल्यू यहाँ से बढ़ानी बनती है। लो सर 600 रुपये यहाँ से बढ़ा दिए, जैसे आपने कहा, दो बातें होगी। तो ये तो अभी 30 सितंबर के ही स्टॉक को ठीक किया गया थोड़ा बहुत है। अब देखिए क्या होता है। इनवॉइसेस ऑफ द परचेजेज एंटर्ड इन द परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर। यहाँ मैं इंस्टीट्यूट के साथ थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्वार्टर की बजाय हाफ ईयर लिख लेते बेटा, क्योंकि आप अक्टूबर से 31 मार्च 2021 की बात कर रहे हैं, तो ये हाफ ईयर है।
चलो इतनी एरर हो जाती है, आपको ही बताइए। अंदर से आपको पता है कि ये हाफ ईयर है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि डेट्स हैं साथ में तो हम क्वार्टर को इग्नोर भी कर सकते हैं। परचेज बुक कहते हैं जी इतनी है, इनवाइसेस इतने के एंटर हुए हैं। आउट ऑफ दिस 9,000 रिलेटेड टू दी गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 30 सितंबर। मतलब अब अक्टूबर से लेके मार्च तक 2,20,000 के बिल आए। ध्यान से समझना, 2,20,000 नहीं सर, 2,10,000 आप देखो पहले, हाँ ये बिल आए। पर ये बिल आए जरूर इस पीरियड में, इन 6 महीनों में, पर इसमें 9,000 रुपए का माल ना सितंबर से पहले ही रिसीव हो गया था। भैया जब वो सितंबर से पहले रिसीव हो गया था, फिर तो वो इस सितंबर वाले स्टॉक में आ गया होगा। अब अगर मैं पूरी 2,40 की परचेज ऐड कर दूं तो उसकी डबल काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो ये तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हट रहा है। जब हम परचेजेस की यहाँ बात करते हैं, ऐड में परचेजेस आ रही हैं, 2,10 में से साफ तौर पे वो 9,000 रुपये हटा दिए गए हैं। ये 9,000 रुपये वो वाले हट रहे हैं जो ऑलरेडी इसमें है, क्योंकि गुड्स पहले आ गए थे, बिल बाद में है, ध्यान रखिएगा। और इससे वाइस वर्सा भी देगा ये अभी आपको। कहता है कुछ इनवॉइस एंटर हुए अप्रैल में, पर गुड्स उनके वाले मार्च में आ गए थे। अब जो ये अक्टूबर से लेके मार्च तक की फिगर है ना, ये इनवॉइसिस की है। ये 2,10,000 के बिल है जो अक्टूबर से मार्च तक आए। तो ये जो है ना, ये बिल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब ये बिल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पर गुड्स आपके आगे थे मार्च में। दोबारा देख लीजिए, बिल आया अप्रैल में, गुड्स आपके आगे थे, तो फिजिकली स्टॉक था। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2,10,000 के थ्रू इंक्लूड हो गया होगा, ना ना, ये तो सिर्फ बिल है। इसका बिल तो आया ही अप्रैल में, पर ये खुद पहले आ गया था, तो इसको बेटा जी ऐड करना बनता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट्स है, बट इन्वेंट्री में यही चीजें होती हैं कि जहां अगर आप ठीक से ना खेले तो गलत भी हो जानी है, ध्यान रखना। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की कोशिश होगी, वहां भी ऐसी बातें बनाएगा। इसके आसपास हम जीपी मार्जिन पहले ढूंढ लें, क्योंकि उसकी हमें जरूरत बड़ी होती है। कहता है ग्रॉस मार्जिन जो है हमारा 25% ऑन कॉस्ट है, तो 25/125 कर लीजिए, तो ये हो गया 20% ऑन सेल्स। सिंपल सी बात, क्योंकि हमें सेल पे मार्जिन देखना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, जीपी 25% ऑफ कॉस्ट तो आप सेल वैल्यू पे लगा ही नहीं पाएंगे डायरेक्ट। सेल इनवाइस टू कस्टमर टोटल 270 फ्रॉम सितंबर टू मार्च। ठीक है, ऑफ दिस 15,000 रिलेटेड टू द गुड्स डिस्पैच्ड बिफोर 30 सितंबर। अब वही बात, इन बिलों में भी 15,000 रुपए की ऐसी सेल है जो 30 सितंबर से पहले ही डिस्पैच हो गया था माल। फिर कहता है गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च, बट इनवाइस बाद में हुए। और कुछ ऐसी सेल है जो डिस्पैच तो हो गए थे मार्च 31 तक की, पर उनके बिल आगे काटे हमने। तो इस सेल को भी थोड़ा सा रिपेयर हमें करना पड़ेगा बेटा जी, इसी की बात करेंगे। ये देखिए, अब सेल में भी देखिए क्या कर रहा हूँ, पहले सेल को प्रॉपर कर रहा है कि 270 में से 15,000 के बिल अब गए हैं, पर गुड्स तो 30 सितंबर तक की जा चुके थे, तो उसको इस पीरियड की आउटवर्ड मूवमेंट ना माने, क्योंकि वो तो पहले ही जा चुका था। तो 270 में से 15 तो माइनस, 12 ऐसे हैं जिसके 270 में बिल नहीं कटे मार्च तक, पर वो 12,000 का माल बाहर जा चुका है। बिल कब कटा है? अप्रैल में। तो ये वो एक्चुअल मूवमेंट है, ये सेल है जो मूव आउट हुई है। कब कब मूव आउट हुई है सर? अक्टूबर से लेके मार्च 31 तक, 1 अक्टूबर से लेके मार्च 31 तक। 270 में से 15,000 के बिल आप ऐसे बता रहे थे जिसके गुड्स पहले ही जा चुके हैं, सिर्फ बिल काटे हैं आपने इस पीरियड में। तो वो जो मूवमेंट हुई है उसका इफेक्ट इस स्टॉक की फिगर को निकालते हुए ले लिया गया होगा, क्योंकि फिजिकल स्टॉक काउंट करते हो तो वो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि पहले ही मूव आउट हो गया था। और ये जो मूवमेंट, ध्यान दें, 12,000 की मूवमेंट हो गई है मार्च में, गुड्स चले गए हैं, पर ये इस 270 में नहीं आ पा रहा क्योंकि ये बिल की बात हो रही है। तो दिस इज द फिजिकल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री बट एट सेल वैल्यू। तो इसको भाई आपको कॉस्ट पे लाना है, तो इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? जीपी मार्जिन, जो कि सर 20% है। नाउ दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत बढ़िया सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया इस पीरियड का। अब कोई पॉइंट बचा है सर? हाँ सर बचा हुआ है, क्या कर सकते हैं? ड्यूरिंग दी फाइनल क्वार्टर, फाइनल क्वार्टर क्वार्टर में ही चल रहा है, क्रेडिट नोट इनवॉइस वैल्यू 3,000 had been issued to customer in respect of the goods
रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब ये फाइनल क्वार्टर लिखे या लास्ट मंथ लिखे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बात इस साल से संबंधित है, ये याद रखें। 3,000 रुपए के 3,000 रुपए के गुड्स कस्टमर ने हमें वापस किए, उसे हमने क्रेडिट नोट इशू किए, ग्रॉस मार्जिन इतना। सर इट्स अ सेल रिटर्न यार, इट्स अ सेल रिटर्न। अब आप या तो आप इसे पहले ही थोड़ी बता देते हमें, तो हम सेल रिटर्न का ट्रीटमेंट यहीं करवा देते, ये जो सेल्स आ रही थी इसमें से रिटर्न भी माइनस कर देते। अब सर सेल रिटर्न को ऐड बैक कर दिया गया ऊपर, कि या तो सेल में से लेस कर दो तब भी हो जाता है ट्रीटमेंट, नहीं तो सेल रिटर्न इज इनवर्ड मूवमेंट, इन्वेंट्री आपकी तरफ आ रही है, कॉस्ट पे 3,000 में से 20% का मार्जिन हटा दिया। नाउ दिस एडिशन और डिलीशन विल गिव द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च का स्टॉक आपको पता चल गया भाई साहब कि आपके पास कितना है, 241,400। नीचे इंस्टीट्यूट ने कुछ सोल्यूशन के रिगार्डिंग नोट्स भी दिए हैं जो काफ़ी रेलिवेंट है, और ये बातें हमारी क्लास में भी होती रहती हैं, तो एक बार पढ़ लें, दिक्कत में बिल्कुल ना आए। इन द अबव सॉल्यूशन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज अज्यूम्ड टू टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। कहता है जब जब आपके गुड्स मूव हो रहे हैं ना, हमने तभी माना है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया, कि वो चीज़ अब आपकी नहीं है, हमने बिल की वेट नहीं की। इफ इट इज अज्यूम्ड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक प्लेस ऑन द डेट ऑफ इनवॉइस, कहता फिर ₹1,20,000 गुड्स डिलीवर इन मार्च 21 जिसके इनवॉइस रिसीव हुए हैं। यार ये 120 है 12,000 है, पहले तो मेरे को शक है 12,000 है सर, थोड़ा इंस्टीट्यूट इधर उधर है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, कोई बात नहीं, ठीक कर दो। वुड बी ट्रीटेड एज द परचेज। अच्छा परचेजिंग में है ये, मैं खुद चेक कर लूँ पहले, तो परचेजिंग में भी 12,000 तो नहीं है, चलो पढ़ते जाओ। डिलीवर्ड इन मार्च फॉर विच इनवॉइस वर रिसीव्ड इन अप्रैल वुड बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ नेक्स्ट ईयर। चलो समझ गए यार हम, ये कह रहा है कि जैसे ये माल 12,000 रुपये तुमने ऐड किए हैं, कहता है यार इसका अब आपको ये है ना कि बिल तो बाद में आया, तो अगर आप मानते हो कि डिलीवरी पे ही पोजेशन पे ही ओनरशिप बन गई तो आप ऐड करो, जब बिल के हिसाब से करना है तो इस ऐड ना करो, फिर अगले साल के स्टॉक में आएगा। सिमिलरली जो गुड्स डिस्पैच हो गए मार्च में बट इनवॉइस इशू हुआ अप्रैल में, ये फिर हट जाएंगे। हमने क्या मानना है कि डिस्पैच होने पे ओनरशिप ट्रांसफर, पर अगर आप मानो नहीं बिल होने पे, फिर ये इस साल की सेल नहीं माने जाएंगे, अगले साल की सेल माने जाएंगे। सर आपकी अजम्पशन ज़्यादा ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ भी ज़्यादा चलती है कि नॉर्मली पोजेशन चेंज तो ओनरशिप चेंज नॉर्मली, अनलेस एंड अनटिल कुछ और मेंशन किया गया हो, ठीक है। तो भाई साहब वो ये कह रहा है कि अगर आप मानते हो कि इनवॉइस जनरेट होने पे, इनवॉइस आने पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो ये भी हटेगा यहाँ से, ये भी इस साल की परचेज नहीं माना जाएगा, ये भी इस साल की सेल नहीं माना जाएगा, इतना हिस्सा। ऐसी एजम्पशन लेने की कोई लोड नहीं है, बेस्ट तरीके से हुआ है। इतने क्वेश्चन बेटा पहले आप अपनी कॉपी पे बना लो, जड़े जड़े हुए हैं आज, फिर बाकी के जी अगले पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ओके जी बेटा, ऑल द बेस्ट।